Hello and welcome back. I hope you are in best of your health and spirit. Let's start our today's capsule commercial coal mining. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने मेरा मिनरल लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2020 का कैप्सूल लिया हुआ है उनको तो आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि वो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरकनेक्ट एंड कोरिलेट कर पाएंगे। और सर अगर आपने नहीं लिया है तो मैं सीरियसली एडवाइस करूँगा आपको कि एक बार आप उसको पूरा पढ़ लें क्योंकि मैंने उसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज किया उस चीज़ को। आइए शुरू करते हैं कमर्शियल कोल माइनिंग। तो ये होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं एंड वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो पूरा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करते हैं, प्री एंड मेंस बोथ पर्सपेक्टिव। आइए स्टार्ट करते हैं कमर्शियल कोल माइनिंग। तो सर रिसेंटली यानी जून में क्या हुआ, गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑक्शन प्रोसेस ऑफ 41 कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 41 कोल ब्लॉक्स का कमर्शियल माइनिंग के पर्पस के लिए ऑक्शन प्रोसेस जारी किया है। तो सर ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत क्यों? तो सर आत्मनिर्भर भारत का मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट बनना, सेल्फ रिलायंट बनना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं कोल के, तो कोल का हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार क्या कह रही है कि आप डोमेस्टिकली ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे हम, ताकि हम सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बन सकें। इसलिए सर आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत 41 कोल ब्लॉक्स का कमर्शियल पर्पस के लिए ऑक्शन प्रोसेस जारी किया है। ठीक है सर, देखिए वी आर हैविंग द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला का भंडार भारत के पास है, यानी कोल का सबसे बड़ा रिजर्व, चौथा सबसे बड़ा रिजर्व इंडिया के पास है। एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल, हम दूसरे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी हैं कोल के आफ्टर चाइना। एंड वी आर ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द कोल, तो हम दूसरे सबसे बड़ा आयात भी करते हैं कोल का। तो हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं। तो ये जो इंपोर्ट वाला सेक्शन है, हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लमेटिक है। इंपोर्ट नहीं करना है और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस ज़्यादा करना है, आत्मनिर्भर बनना है। इसलिए 41 कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन प्रोसेस सरकार ने जारी किया। सर ऑक्शन प्रोसेस का मतलब होता है बिडिंग लगाना कि ये कोल माइनिंग, यानी मान लीजिए ये कोल ब्लॉक है जहाँ पे कोल का माइनिंग करना है। ये कोल ब्लॉक किसका होगा? तो कुछ लोग आएंगे वो बिडिंग करेंगे कि मैं इतने में 1001, 1002, ऐसे बिडिंग प्रोसेस होगा, इसे बोलते हैं ऑक्शन। फिर कोई जीतेगा उसको ये माइनिंग के लिए ये ब्लॉक मिलेगा। ठीक है सर, ऐसे ही 41 कोल माइनिंग के लिए सरकार ने ये किया है। ठीक है सर, आइए इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, पूरा हिस्टोरिकली टाइमलाइन से समझते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक क्या हुआ है। देखिए कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 से कोल माइनिंग को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। सर नेशनलाइज का मतलब ये है कि अब जो मेजर शेयर होल्डिंग होगी वो किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? सर ऐसा इसलिए किया क्योंकि परमानेंट कोल की सप्लाई बनी रहे, ताकि एनर्जी की सिक्योरिटी को गवर्नमेंट इंश्योर कर सके एंड जो लेबर की पुअर वर्किंग कंडीशन है उसको भी एड्रेस कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने 1973 को कोल माइनिंग को नेशनलाइज कर दिया बाय द कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1973। एंड दूसरी चीज़ सर, जब गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन कर दिया तो अब जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो केवल कोल की माइनिंग केवल कैप्टिव यूज़ के लिए कर पाएंगे। सर कैप्टिव यूज़ का मतलब होता है केवल अपने पर्पस के लिए, सेल्फ पर्पस के लिए। जैसे उनकी कोई सीमेंट की फैक्ट्री है या उनकी कोई एल्युमिनियम की, स्टील की फैक्ट्री है, प्लांट है, उसमें जो कोल यूज़ होगा उस कोल को माइन कर अपने उस पर्पस के लिए कोल की माइनिंग करके वो अपने प्लांट में भेज सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट प्लेयर्स और कहीं किसी और पर्पस के लिए कोल की माइनिंग नहीं कर सकते हैं, यानी केवल अपने पर्पस के लिए, कैप्टिव यूज़ के लिए। ठीक है सर। एंड दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में, तो 1973 में नेशनलाइज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में क्या किया कि सरकार ने जितने भी कोल माइंस का एलोकेशन किया था 1993 से 2000
2014 के बीच में जितने भी कोल माइंस का एलोकेशन किया था, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी कोल एलोकेशन को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया सर? क्योंकि सर सीएजी की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया, सीएजी ने ये बताया उस रिपोर्ट ने कि 1.85 लाख करोड़ का सरकार को घाटा हुआ है इन कोल के एलोकेशन से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इन सभी कोल माइंस एलोकेशन को खारिज कर दिया और कैंसिल कर दिया। इसलिए सरकार ने 2015 में कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 लाया ताकि अब कोल ब्लॉक्स का जो एलोकेशन है वो ऑक्शन के थ्रू किया जा सके। सर 2015 के पहले कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन कैसे होता था? आपको कोल माइंस का एलोकेशन चाहिए तो आप क्या करते थे, अर्जी डालते थे, यानी आप क्या करते थे, रिक्वेस्ट करते थे गवर्नमेंट से, आप रजिस्टर करते थे गवर्नमेंट के सामने। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बैठाती थी और वो उस चीज़ की स्क्रूटनी करती थी, जो आपने एप्लीकेशन फाइल किया उसकी स्क्रूटनी करती थी, और अगर आपको वो स्क्रूटनी में आप पास हो गए तो आपको कोल माइंस का एलोकेशन कर देती थी कि आप माइन करेंगे। लेकिन 2015 के बाद अब क्या होगा, इस एक्ट से, कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट से क्या होगा कि अब आप लोग सब लोग आएंगे और कोल के माइंस के लिए बिडिंग करेंगे। आप क्या लगाएंगे, बोली लगाएंगे, और जो बोली में जीत जाएगा उसको ये कोल माइन एलोकेशन होगा। तो सरकार ने किस एक्ट से, कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 से ये चीज़ें करेगा। ठीक है सर। एंड रिसेंटली तो 2015 तक आ गए सर हम, 1973 में नेशनलाइज्ड हुआ, 2014 में गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के जितने भी कोल एलोकेशन 1993 से 2014 के बीच में किए थे उन्हें कैंसिल कर दिया, और 2015 में गवर्नमेंट ने कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 लाकर कोल माइंस का एलोकेशन अब ऑक्शन के थ्रू करेगा। और सर 2020 में गवर्नमेंट ने मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया, जिसने 2 एक्ट को अमेंड किया। कौन कौन से सर? माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एंड कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015। इन दोनों को अमेंड किया ताकि गवर्नमेंट और ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी और ज़्यादा रिलैक्सेशन कर सके, ताकि लोग डोमेस्टिकली अट्रैक्ट हो सकें, ताकि वो डोमेस्टिकली कोल को प्रोड्यूस कर सकें। तो उसके प्रोविजंस कुछ इस प्रकार हैं, मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के प्रोविजंस इस प्रकार हैं, जैसे कि कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग लाइसेंस, रिमूवल ऑन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंड यूज ऑफ कोल। तो सर ये सब चीज़ें जो हैं मैंने मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में बताया है आपको। ठीक है, तो आप वहाँ उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने 2020 में मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया और उसके अंतर्गत 41 कोल ब्लॉक्स का अभी ऑक्शन प्रोसेस जारी किया है। ठीक है सर। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आप कमर्शियल कोल माइनिंग होगी तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सर पहला बेनिफिट है इकोनॉमिक गेन। देखिए इकोनॉमिक गेन में 2 चीज़ें, एक तो पहले एम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि 2.8 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा इन 41 कोल ब्लॉक्स की ऑक्शन के बाद। जब कोल माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो 2.8 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ सर, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा कोल सेक्टर में। तो ये अच्छी बात है। एंड सर तीसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर रखा है कोल सेक्टर में। तो FDI आएगी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे यहाँ पर, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब फॉरेनर्स आएंगे तो वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी भी लाएंगे। तो सर टेक्नोलॉजी का भी इंपोर्ट करेंगे हम। ठीक है सर। तो हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा एंड बाहर से टेक्नोलॉजी भी आएगी। ठीक है। सेकेंड, रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स। तो सर मैंने आपको बताया कि वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कोल। तो हम इतना ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और डोमेस्टिकली कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा हमारा, तो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे कम होंगे। और फॉरेक्स रिजर्व्स को हमको मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, तो हमको डोमेस्टिकली कोल को प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि इंपोर्ट कम करें और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए हुए कोल को यूज़ करें। तो हमको अपने इंपोर्ट के बिल को भी तो कम करना है सर, तो इसलिए रिडक्शन इन द इंपोर्ट्स। थर्ड,
रिड्यूस्ड कॉस्ट टू कंज्यूमर्स। सर कोल अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने में 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोल थर्मल पावर प्लांट्स। तो सर कोल का बहुत यूज़ है। अब कोल जब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी कोल की, अगर सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड उतनी ही है तो कोल की कॉस्ट में कमी आएगी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, इलेक्ट्रिसिटी और चीपर बनेगी, तो कस्टमर जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी का उनके पास बिल कम आएगा, तो वो उनको भी फ़ायदा होगा। एंड दूसरी चीज़, हर घर बिजली पहुंचानी है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो हर घर बिजली भी पहुंचा सकेंगे हम, ठीक है। फोर्थ, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो सर गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि गवर्नमेंट को सालाना 20,000 करोड़ का फ़ायदा होगा, 20,000 करोड़ का फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट के रेवेन्यू में 20,000 करोड़ का इंक्रीज़ होगा एनुअली, तो इस 41 कोल माइंस के एलोकेशन के बाद। एंड फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ कोल बियरिंग रीजन्स। तो सर कोल बियरिंग रीजन्स का मतलब कि यहाँ पे माइनिंग हो रही है सर, तो इसके अगल बगल का जो रीजन होगा उनमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो यहाँ के लोकल लोग होंगे, ट्राइबल पीपल्स होंगे, उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाएगी। तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ये 20,000 करोड़ से इंक्रीज़ हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है सर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2015 में ये फंड बनाया था। तो इसी रेवेन्यू से उस फंड को भरेंगे और उस फंड को यूज़ करेंगे वेलफेयर स्कीम्स के लिए। किन के लिए? लोकल एंड ट्राइबल पीपल अराउंड दिस माइनिंग एरिया, ठीक है सर। तो डेवलपमेंट ऑफ कोल बियरिंग रीजन्स। अब आइए समझते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं कोल सेक्टर के सामने। सर पहला चैलेंज है कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी इज इंक्रीजिंगली गेटिंग लोअर। तो सर रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है कि आपने एक बार पावर प्लांट या सोलर पैनल लगा दिया, अब सोलर पैनल्स लग गए तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट पहली बार में ज़्यादा आएगी, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी चीप हो जाएगी। एंड सेकेंड चीज़ सर, रिन्यूएबल एनर्जी से वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होगा, वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो सर अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो कोल की माइनिंग के लिए या ऑक्शन के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो क्यों करेंगे। तो पहला चैलेंज ये हो गया। एंड दूसरा चैलेंज, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये कहा है, ये एक्सपेक्ट किया है कि कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी वो 48% हो जाएगी बाई 2022 तक। सर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब कि यदि थर्मल पावर प्लांट फुल कैपेसिटी से चल रहा है तो 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, पर अगर तो ये क्या कह रहे हैं कि 2022 तक क्या होगा कि वो फुल कैपेसिटी से रन नहीं करेगा और केवल 48 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेगा, यानी करने की क्षमता कितनी है 100 और करेगा कितना 48। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो नॉन थर्मल पावर प्लांट बेस्ड हैं उनका शेयर इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा हो जाएगा, उनका मार्केट ज़्यादा हो जाएगा। सर क्यों? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका मार्केट बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो ये चीप है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो थर्मल पावर प्लांट फुल कैपेसिटी से रन ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा कह रहा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है सर। तीसरा, कोल इंडिया लिमिटेड ने एस्टिमेट किया है कि हम 21 बिलियन टन्स का एक्सट्रैक्ट करेंगे कोल टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली। सर कहने का मतलब कोल इंडिया लिमिटेड ये कह रहा है कि 21 बिलियन टन के बाद जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी 21 बिलियन टन तक जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आप 300 मीटर की डेप्थ को कवर कर लेंगे, 300 मीटर तक आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और 300 मीटर के बाद अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, तो नया इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो कोल इंडिया लिमिटेड ये कह रहा है कि ये चैलेंज है। एंड फोर्थ, इट इज़ अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सर आपने अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शन प्रोसेस कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत इन सब की पावर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो गई है, और पावर भी कम हुई है, और इनका जो रेवेन्यू शेयर था वो भी कम हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, ये भी एक चैलेंज है। एंड फिफ्थ,
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स। सर ये क्या कंसर्न्स हैं? जैसे कि आपने ये एरिया माइनिंग के लिए एलोकेट किया, तो इस लैंड को, इस एरिया के जो लैंड है उसको भैया एक्विजिशन भी करना पड़ेगा, यानी उसको ख़रीदना भी पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको कहीं और जगह रिहेबिलिटेट भी करना पड़ेगा, कहीं और जगह रीसेटल भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो एक्विजिशन, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन लोगों का करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लमेटिक है। एंड सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न तो एनवायरनमेंट का है कि एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा। ठीक है सर, तो ये रहे सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स एंड दीज आर द चैलेंजेस। पहला चैलेंज कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी भैया लोअर हो जाएगी। दूसरा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थर्मल पावर प्लांट्स की जो कोल बेस्ड हैं वो घट जाएगी। और कोल इंडिया लिमिटेड कह रहा है कि 300 मीटर की डेप्थ के अंदर अगर आपको वहाँ से कोल निकालना है तो आपको नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे नया इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है सर, और सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स, एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट ऑफ पीपल जो वहाँ पर रह रहे हैं उनका करना पड़ेगा। तो सर गवर्नमेंट ने अभी क्या क्या स्टेप्स लिए हैं कोल सेक्टर में, ये आइए जानते हैं। देखिए, कोल लिंकेजेस हैव बीन रैशनलाइज्ड। सर कोल लिंकेजेस का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, यहाँ पर कोल माइनिंग हो रही है, कोल का एक्सट्रैक्शन यहाँ हो रहा है, और ये बी है, ये पावर प्लांट है, और सी भी एक पावर प्लांट है, लेकिन बी 50 किलोमीटर दूर है और ये है 150 किलोमीटर दूर। सी इज़ ऑल्सो अ पावर प्लांट, बी इज़ ऑल्सो अ पावर प्लांट एंड ए यहाँ से कोल निकल रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या हो रहा था कि ए सी को भी सप्लाई कर रहा था और बी को भी सप्लाई कर रहा था। तो जब सी को सप्लाई कर रहा है वो कोल, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जा रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो इस चीज़ को रैशनलाइज कर दिया गया है। अब क्या होगा कि एग्रीमेंट साइन होगा ए और बी के बीच में, और एग्रीमेंट बाइंडिंग होगा। ए जितना भी कोल प्रोड्यूस करेगा बी थर्मल पावर प्लांट में लेके जाके देगा। ये सब किस लिए किया गया है सर? ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड ना हो सके और इलेक्ट्रिसिटी और चीपली प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है सर, एंड दिस इज डन अंडर द कोल लिंकेज पॉलिसी। ये कोल लिंकेज पॉलिसी के अंतर्गत इस चीज़ को किया गया है कि हर एक कोल प्रोडक्शन को पावर प्रोडक्शन वाले से क्या कर दिया है, इंटरकनेक्ट कर दिया है, ताकि जितना भी कोल वहाँ पे प्रोड्यूस हो सब थर्मल पावर प्लांट जो भी नियरेस्ट है वहाँ पर जाए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वॉज अमेंडेड टू ड्रॉप मैंडेटरली वॉशिंग कोल्स। तो सर अभी तक क्या होता था कि कोल की धुलाई होती थी पहले, थर्मल पावर प्लांट में जाने से पहले ही उसको धोना पड़ता था। क्यों सर? क्योंकि ऐश का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता था और उसको धुलाई करना पड़ता था ताकि इन्वायरमेंट को वो हानि ना पहुंचा सके। तो वो जो थर्मल पावर प्लांट वाले थे वो क्या कहते थे कि भैया धुला हुआ कोल लेने से अच्छा है कि मैं बाहर से कम ऐश कंटेंट वाला कोल इंपोर्ट कर लूँ। तो इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा था और सर इसी चीज़ को रोकना है, इंपोर्ट को रोकना है। और मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को ये पता चला है कि धुलने के बाद भी जो ऐश कंटेंट है उसमें कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया ताकि ये जो कोल को वॉश करना था, ये मैंडेटरीली वॉश करना था, इसको प्रोविज़न को हटाया जा सके। और उन्होंने इस प्रोविज़न को ड्रॉप कर दिया कि अब कोई धुलाई उलाई नहीं करना है, आप सीधे कोल को ले जाकर थर्मल पावर प्लांट में डाल सकते हैं। तब आपको इंपोर्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है, तो आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए गए हो कोल को ही थर्मल पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर। तीसरा, ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सर उससे पहले एक चीज़ समझिए कि जो माइनिंग प्लान होता है, माइनिंग प्लान की प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल, इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, उनको भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया है और हम एक सिस्टम ला रहे हैं, ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत सर एक ही विंडो में आप जाइए, एक ही जगह पर जाइए और आपको सभी तरह के अप्रूवल मिल जाएंगे। तो सर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। ठीक है सर। फोर्थ, मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो सर जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर पढ़ लें, पर मैं आपको बताता हूँ। मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में क्या किया गया, कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग लाइसेंस। सर जो प्रोस्पेक्टिंग करेगा यानी जो सर्च करेगा कि माइंस मिनरल्स कहाँ पर हैं, और जो माइन करेगा निकालेगा वहाँ से, उन दोनों चीज़ों के लिए एक ही लाइसेंस होगा। एंड सेकेंड चीज़ सर, रिमूवल ऑन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंड यूज़ ऑफ कोल। तो कोल का पहले क्या किया जा सकता है, एक ही कैप्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट ने क्या कर दिया है कि कोल का आप
यूज़ कैप्टिव पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं एंड आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए तो 41 कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन कमर्शियल माइनिंग के लिए किया जा रहा है सर, ठीक है। इसी के अंतर्गत मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 5th अनाउंसमेंट मेड अंडर आत्म भारत अभियान। तो सरकार ने आत्म भारत अभियान के अंतर्गत कुछ अनाउंसमेंट किए, जहां पर अगर जो कोल आपने प्रोडक्शन किया है, जो आपका टारगेट है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया या आपने समय से पहले अपने टारगेट को अचीव कर लिया, तो सरकार आपको कुछ छूट देगी। एंड सरकार ने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोल का एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर सके, उसके लिए सरकार ने 50,000 करोड़ निर्धारित किए हैं। तो 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं सरकार ने कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ताकि कोल का एक्सट्रैक्शन एंड कोल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही स्मूथली हो सके। तो ये सारे स्टेप लिए गए हैं, सरकार ने ये सारे स्टेप लिए हैं। कोल लिंकेजेस को रैशनलाइज कर दिया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड कर दिया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया है, मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया है, और सरकार ने आत्म भारत अभियान में कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, कुछ छूट देगा सरकार। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है सर, ताकि इंपोर्ट कम कर सकें और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकें और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है सर। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए सर? वे फॉरवर्ड एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप करना चाहिए सर। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, रेगुलेटरी मतलब कि जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। आपको रेगुलेटर तो पता है ना, फैन का, वही। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कोल सेक्टर में, जो कि कोल ब्लॉक्स को जो कार्व आउट करते हैं उसको देख सके, जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं कोल सेक्टर में उनको चेक कर सके, और जो कोल सेक्टर का जितना भी कोल निकल रहा है उन सब का वैल्यूएशन कर सके। इन सब पर्पज़ के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी को सेटअप करना चाहिए। और सर ऐसा करने के लिए हमने कोल रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2013 लाए थे, लेकिन वो लैप्स हो गया। लेकिन फिर भी वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमको ये काम करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रेगुलेटरी बॉडी का गठन जरूर करना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ सर, कोल का इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं और डोमेस्टिकली कोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर एक बात हम ये ना भूल जाएं कि हमको कोल का ओवरऑल यूज़ ही कम करना है, क्योंकि सर कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल, एंड कोल से पोल्यूशन भी फैलता है, तो एनवायरनमेंट को भी डिग्रेडेशन होता है, एनवायरनमेंट का भी डिग्रेडेशन होता है। तो हमको शॉर्ट टर्म कॉस्ट सेविंग एंड लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ताकि हम कोल का कंजम्पशन सस्टेनेबल पर्पस के लिए कर सकें, सस्टेनेबल यूज़ कर सकें, और जो थर्मल पावर प्लांट से वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें, ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, ठीक है सर। एक काम और कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे माइनिंग एरियाज़ हैं उन सबको मिलाकर एक बड़ा माइनिंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं, ताकि कैपेसिटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ठीक है सर। तो ये वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं। तो आज मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एनालिसिस दिया है कमर्शियल कोल माइनिंग का। सरकार ने 41 कोल माइंस का ऑक्शन किया है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो सर ये मेरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये मेरा चैनल है होप तुशांत यादव, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर मैं ये जो पीडीएफ से इनको अपलोड करता हूँ। सर ये पीडीएफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही जगह पर मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं पॉइंट वाइज। तो आप जब भी आपको रिकलेक्ट करना होगा डेटा, आप इन तुरंत पॉइंट्स को जाके आप रिकलेक्ट कर सकते हैं कि क्या था उस चीज़ में। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेंगे। तो इनको डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम लिंक से, ठीक है सर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।